ऐसा कोई किसी का इरादा नहीं था दो कंट्रीज़ का। एक तो ये पता चल गया हमें। दूसरी चीज़ ये है, अंग्रेज़ों की भरपूर कोशिश थी कि हिंदुस्तान तोड़ के जाए, डिवाइड एंड रूल के तहत वो जहाँ जाते थे वो ये करते थे। उससे पहले कितनी लंबी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है दिस गर्ल वाज द मैन रीजन टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो आज का हमारा वीडियो है का टाइटल है दिस गर्ल वाज द मैन रीजन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, राजीव दीक्षित से स्टार्ट। अच्छा, ये राजीव को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आप जानते हैं खंडित भारत आजाद हुआ। मुस्लिम लीग जो बना दिया अंग्रेजों ने, वही मुस्लिम लीग भारत में ऐसा विश्व वृक्ष बन गया कि उन्होंने पाकिस्तान अलग करा ही लिया। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान अलग कराया भारत देश से, इसमें अंग्रेजों ने पूरी भूमिका निभाई। और अंग्रेजों का यह था कि मुस्लिम लीग को भारत में इतना बढ़ावा दो कि ये कांग्रेस के हिंदू नेताओं से थोड़ी बड़ी संस्था हो जाए। तो मुस्लिम लीग का सारा फंड अंग्रेजों के यहाँ से आता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मोहम्मद अली जिन्ना जितना भी पैसा खर्च किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना का एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैन माना जाता था, सोहरावर्दी करके। वो कलकत्ता का बड़ा नेता था। सोहरावर्दी जितना खर्चा किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। अंग्रेजों का एक अखबार निकलता था इस देश में, जो अभी भी निकलता है, उसका नाम था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों का अखबार आज भी है। अंग्रेजी एक कंपनी है जिसका नाम है बेनेट एंड कोलमैन, ये उसी कंपनी का अखबार है, तभी से निकलता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी थी कि मुस्लिम लीग का नेता छोटी से छोटी सभा का आयोजन करे तो उसको बड़े से बड़ा पोस्टर बनाकर, उसकी बड़ी न्यूज बनाकर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर देना। कई बार ऐसी हंसी आती है, मोहम्मद अली जिन्ना को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की न्यूज होती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना कल से बीमार है, वो घर से बाहर नहीं निकला, उसको फ्रंट पेज पे कवरेज होता है। और आपको मैं एक आश्चर्य करने वाली बात बताता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था, मुसलमानों का नेता वो कभी नहीं बन पाया। मुस्लिम लीग एक संगठन था, उसका नेता था, मुसलमानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं माना। आप जानते हैं कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज हंदी मांस खाता था। हंदी मांस समझते हैं, पोर्क। और मुसलमान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंदी मांस खाए। दूसरी समस्या थी कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज शराब पीता था। मुसलमानों में शराब वर्जित है, हंदी मांस वर्जित है, शराब वर्जित है। और तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुख्य धंधा था वो ब्याज पर पैसे उठाने का धंधा था उसका। मुस्लिम धर्म में इसको भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मुसलमान उसको अपने नेता कभी नहीं मानते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बार ये जिन्ना लाहौर में मुसलमानों की एक सभा में चला गया तो मुसलमानों ने मंच पर चढ़कर इसका मुंह काला कर दिया और एक गधे पर बिठाकर उसका सर्कस निकाला पूरे लाहौर में। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी लाहौर जाने की, अखबारों में खूब छपा और जिन्ना को पूछा गया कि आपके मुसलमान ही आपको नेता नहीं मानते तो आप हैं किसके नेता? तो धीरे से उसने कहा कि मैं तो अंग्रेजों का नेता हूं, अंग्रेजों का बनाया हुआ नेता। अब आप जरा सोच सकते हैं, जिसको मुसलमानों ने नेता नहीं माना, उस व्यक्ति की ताकत इतनी कैसे हो गई कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस देश। कभी तो मन में ये विचार आएगा आपके। बहुत दिन में ये सोचता रहा कि जो मुसलमानों का नेता कभी हुआ नहीं, 10 लोगों ने जिंदगी में कभी उसका भाषण सुना नहीं, वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि उसने भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दिया। बात ये है और सच्चाई है जो मैं आपको बोलकर जाना चाहता हूं। और ये सच्चाई सुनते समय किसी के दिल को दुखा हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूं कि ये जो पाकिस्तान बना उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इतनी बड़ी नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका लेडी माउंटबेटन की थी। एडविना माउंटबेटन का नाम आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। वो भारत का अंतिम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था
लुईस माउंटबेटन उसकी पत्नी थी, एडविना माउंटबेटन। ये पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा कारण वो एडविना थी। आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उसने। एडविना माउंटबेटन लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ती थी, जिसमें ये जिन पढ़ा करता, और उसी कॉलेज में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ते थे। हैरिस कॉलेज में 3 लोग पढ़ते थे साथ में एक ही क्लास में ध्यान देना, जिन्ना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना। उस समय वो माउंटबेटन नहीं थे, शादी उसकी बाद में हुई। तो एडविना, जिन्ना और नेहरू एक ही क्लास में पढ़ते थे, और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। और एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी, इतनी चालाक। एक को सवेरे मॉर्निंग में, दूसरे को शाम में, दोनों को हैंडल करती। और जिन्ना और नेहरू का सबसे बड़ा जो झगड़ा होता था वो एडविना को लेकर। ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ, हैरिस कॉलेज से। नेहरू जी पढ़ाई करके वापस आ गए, जिन्ना भी पढ़ाई करके वापस आ गया। दोनों ने यहाँ इस देश में वकालत करने की कोशिश की, लेकिन चली नहीं। न नेहरू जी की वकालत चली, न जिन्ना की वकालत चली। दोनों बैरिस्टर थे, उनको जिंदगी में कभी कोई केस ही नहीं मिला लड़ने के लिए। कारण समझते हैं? कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि केस उसको मिलता है जिसके जीतने की संभावना होती है। नेहरू जी के बारे में सब जानते थे कि इसको कोई दम नहीं है जो जीत पाएगा एक भी केस। तो वकालत चली नहीं, तो नेहरू जी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। उनके पिताजी ने उनको कांग्रेस में डाल दिया। पिताजी का सपना था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा कोई ना कोई दिन देश के बड़े पद पर आना। उसके लिए मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी, और अंग्रेजों से उन्होंने तालमेल करके इस देश में सरकार बनाने का काम भी किया। और उनका ये कैलकुलेशन था मोतीलाल जी का कि एक ना एक दिन अंग्रेज भारत से जाएंगे, मेरी स्वराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच कोई समझौता हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरण स्वराज पार्टी को होगा और नेहरू देश का प्रधानमंत्री बने। इस हिसाब से उन्होंने खेल खेला, और उसी खेल में थोड़े दिनों में एडविना भी आ गई। जब अंतिम समय आया, लुईस माउंटबेटन को ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा गया, तो लुईस माउंटबेटन को भारत भेजने से पहले उसकी शादी एडविना के साथ कराई गई, क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी। उनको मालूम था कि नेहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तानी बड़े नेता पर नजर रखती थी। तो अंग्रेजों की खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडविना को भेजा गया माउंटबेटन के साथ, और माउंटबेटन को कहा गया कि तुम इसको दिखावे के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करो, वैसे ये है नहीं तुम्हारी। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, मैं मेरे देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। तो उसको पत्नी के रूप में वो लाया, लेकिन कभी भी लुईस माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में बिस्तर पर शेयर नहीं किया। वो दूसरों को दिखाने के लिए पति पत्नी थे, लेकिन असलियत में नहीं थे। और जैसे ही माउंटबेटन यहाँ आ गया तो एडविना को कहा गया कि अब तुम तुम्हारा खेल खेलो। तो एडविना ने एक दिन नेहरू को बुलाया और अगले दिन जिन्ना को बुलाया और कहा कि ठीक है, हम लंदन में जो किया करते थे वो यहाँ भी हो सकता। तो नियमित रूप से नेहरू और जिन्ना ने एडविना के यहाँ जाना शुरू किया, दारू पीना उसके साथ बैठकर, शराब पीना उसके साथ बैठकर। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। नेहरू जी एडविना के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, एडविना के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, एडविना को किस कर रहे हैं, चुंबन ले रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास 7 फोटोग्राफ्स हैं, 7। तो ये चलना शुरू हुआ खेल। आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है किसी भी पुरुष के लिए। अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए तो उसकी अंतिम सीमा नहीं होती है कोई, वो कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। हमारे भारत
में एक पुरानी कहावत कही जाती है, और वो पुरानी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपका पैसा चला गया तो चिंता मत करिए, फिर से आ जाए। फिर दूसरी बात कही जाती है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ तो गया। लेकिन लास्ट सेंटेंस है, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब चला गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो नेहरू जी के साथ यही समस्या थी और जिन्ना के साथ भी यही समस्या थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के इतने हल्के आदमी थे कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए। एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 जुलाई 1947 को नेहरू जी एडविना से मिलने गए। रात को उसने फोटोग्राफ्स लिए, नेहरू जी के बेड में फोटोग्राफ लिए, और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बन गए। एडविना ने एक दिन वो फोटो दिखाए नेहरू जी को कि देखिए आपके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, और वो फोटोग्राफ्स क्या है जो मैंने आपको बताया। अगर ये रिलीज कर दिया जाए पूरे भारत में तो आपकी क्या हैसियत होगी, और आपको जो सबसे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है महात्मा गांधी, उनकी क्या हालत होगी। तो नेहरू जी ने एडविना को पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो उसने कहा कि एक पेपर है, उस पर आप साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा वो पेपर क्या है। तो उन्होंने कहा पेपर है कि भारत का बंटवारा करना है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना, आप इसको साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मेरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछ लेता हूं। तो एडविना ने कहा इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आप साइन करते हैं या कल ये फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते। नेहरू जी सरेंडर हो गए। रात को 3 बजे 3 जुलाई 1947 रात को 3 बजे उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे के पेपर्स पर साइन किए। अगले दिन सवेरे उसने जिन्ना को बुलाया, एडविना को, और जिन्ना के साथ उसने यही खेल खेला। उन्होंने कहा मिस्टर जिन्ना आपके कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, आप चाहें तो मैं उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज करती हूँ। तो जिन्ना बौखला गया। जिन्ना को मालूम नहीं था कि वो बहुत शातिर महिला है। हमारे भारत में इतिहास में आपने सुना विष कन्याएं होती थी, विष कन्याएं, एडविना वही थी, विष कन्या। तो जिन्ना परेशान, अपने फोटो देख के परेशान, क्योंकि जिन्ना का फोटो तो नेहरू जी से भी ज्यादा आपत्तिजनक अवस्था में था। अभी वो मैं खोलकर नहीं कहना चाहता क्योंकि कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही। तो जिन्ना तो और भी परेशान। तो उसने कहा नहीं नहीं ये फोटोग्राफ्स रिलीज मत करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर पेपर साइन कर दीजिए। तो जिन्ना ने कहा कि मैं तो मुसलमानों का नेता ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे ना, आपको चिंता मत करिए, हम बनाएंगे आपको मुसलमानों का, आप पेपर साइन करिए। तो 4 जुलाई को शाम को करीब 2:30-3 बजे जिन्ना से हस्ताक्षर लिए, 3 जुलाई को सवेरे 3 बजे नेहरू जी से हस्ताक्षर लिए, और वो अगले दिन अखबार में आ गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे, पाकिस्तान मुसलमानों को मिलेगा, भारत हिंदुओं को मिलेगा, और इस तरह से देश का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेन कौन है तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो पहला विलेन इस बंटवारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विलेन मोहम्मद अली जिन्ना। और मैं पंडित नेहरू को पहला विलेन क्यों मानता हूं, मैं आपको एक दूसरी घटना बताता हूं जो इतिहास में अभी दर्ज नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो घटना घटित है, डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र है। वो घटना क्या है? घटना ये है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया जिन्ना के हस्ताक्षर और नेहरू के हस्ताक्षर से। थोड़े दिन के बाद गांधी जी को यह पता चला। गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने अपना सिर पीटा। आप में से कोई शायद ये बात नहीं जानता है, गांधी जी को एक आदत थी, और वो आदत ये थी कि वो अपने पर जब गुस्सा करते थे तो अपना सिर पीटते थे, ऐसे करके बहुत तेज मारते थे, भूसों से मारते थे, अपने को मारते थे। जिस दिन गांधी जी को पता चला कि नेहरू ने बंटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर किए, उस दिन उन्होंने अपने को पीटा और उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया वो इतना कमजोर निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम।
परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने जिन्ना को बुलाया और कहा कि भाई तुम ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? तो जिन्ना ने कहा बापू मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन आप मुझे एक वचन दो तो मैं मेरा एक एफिडेविट लगाने को तैयार हूं और एडविना ने मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग किया है वो सबको बताने को तैयार है। गांधी जी ने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनवा दो। गांधी जी ने कहा बस इतनी ही मांग है तुम्हारी? उन्होंने कहा हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बनवा दो, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं विचार करूंगा तुम्हारी मांग पर। अगले दिन नेहरू को बुलाया और नेहरू से कहा कि देखो जिन्ना तैयार है, वो एफिडेविट देना चाहता है, एडविना ने कुछ ब्लैकमेलिंग किया है, वो पूरे देश को बताना चाहता है, उसकी एक ही शर्त है कि भारत का प्रधानमंत्री उसे होना। बोलो। तो नेहरू जी ने कहा कि बापू जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री तो क्या, मैं मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, कारकुन नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा तुमको जिन्ना से इतनी दुश्मनी क्यों है? तुम दोनों साथ साथ पढ़े लंदन में हैरिस कॉलेज में, तुमको स्कॉलरशिप मिली, जिन्ना को स्कॉलरशिप मिली, साथ में जिस स्कूल में तुम पढ़े साथ में रहे 15 साल और तुम में दोस्ती इतनी ज्यादा थी, अब ये दुश्मनी इतनी क्यों? तो नेहरू जी ने असलियत नहीं बताई। जिन्ना और नेहरू जी की जो दुश्मनी थी उसका कारण था एडविना और कोई दूसरा कारण नहीं था। गांधी जी को बताया नहीं। नेहरू जी ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री तो क्या चपरासी नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा कि फिर क्या होगा, देश का बंटवारा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बंटवारा हो जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो गांधी जी ने कहा कांग्रेस तो तैयार नहीं है इसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कांग्रेस थोड़े दिन में तैयार हो जाएगी। ऐसे करके गांधी जी और नेहरू जी का वार्तालाप पूरा हुआ। फिर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। 15 उसमें सदस्य थे। उन 15 सदस्यों के सामने गांधी जी ने कहा कि भारत आजाद होगा, लेकिन दुख है कि बंटवारे के साथ कौन प्रधानमंत्री बने। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो वोट डालने का काम किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट डाला, 15 लोगों ने वोट डाला, तो 13 लोगों का वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गया। 13 लोग। एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में गया और एक व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एब्सेंट हो गया, वो वोट डालने नहीं आया। और जो व्यक्ति एब्सेंट था वो अनुग्रह नारायण सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, पटना से थे, बिहार से। वो एब्सेंट हो गए। तो एक वोट नेहरू को, 13 वोट पटेल को। गांधी जी के फॉर्मूले के अनुसार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अध्यक्ष चुना। जब नेहरू जी को पता चला कि वो इलेक्शन में हार गए तो वो फिर गांधी जी के पास आए और उन्होंने जो वाक्य बोला वो मैं आपको ऐसे का ऐसे ही सुना था। उन्होंने कहा बापू अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा और टूटी हुई कांग्रेस से अंग्रेजों का समझौता होगा और पावर ट्रांसफर मुझे होगी क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से ये तय किया हुआ। और ये बात सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय हो गया था कि भारत में कभी सत्ता का हस्तांतरण करना पड़े तो नेहरू के हाथ में ही सत्ता देनी है। क्यों? क्योंकि विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट आर एटली जो दो बड़े लीडर थे उस समय इंग्लैंड के, एटली प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल लीडर ऑफ द अपोजिशन था, दोनों का ये मानना था कि ये नेहरू अपना ही आदमी है, शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा इसकी अंग्रेजों वाली है, इसको सत्ता दे दो तो भारत हमारे ही कब्जे में रहेगा, ऐसा मान लो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव कर दिया था। नेहरू जी को उसकी जानकारी हो गई थी। नेहरू जी ने इस पर गांधी जी को ब्लैकमेल किया और कहा कि मैं अगर सत्ता में नहीं आया तो कांग्रेस को तोड़ूंगा। और अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि कांग्रेस अगर टूट भी गई तो नेहरू वाली कांग्रेस को वो पावर ट्रांसफर करके भारत से चले जाएंगे। तब गांधी जी ने सरदार पटेल को बुलाया और कहा कि अब क्या करना है। तो सरदार पटेल ने कहा कि देश का एक बंटवारा और हो, ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं मेरा
वापस लेता हूं, आप नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ करवाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ उसको नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा दिल अब उससे हट गया है। ये जरूर है कि तुम मंत्रिमंडल में आ जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहो, ताकि नेहरू के ऊपर कंट्रोल रहे, और मैं तो जाऊंगा नहीं ऐसे किसी समारोह में जहां नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त 47 को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, गांधी जी उसमें नहीं गए। गांधी जी नहीं गए। गांधी जी उस समय बंगाल के एक गांव में थे, नोआखाली में। ये गांव अभी बांग्लादेश में चला गया। तो नोआखाली के गांव में गांधी जी थे। करीब करीब दिल्ली से ये 1700 किलोमीटर दूर है नोआखाली। गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। गांधी जी ये कहा करते थे, स्वतंत्रता नहीं आई है, आजादी नहीं आई है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है बस। और जो गांधी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है, वो मैं कह देता हूं। गांधी जी ये मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सत्ता किसी काले अंग्रेज के हाथ में आई है, इसलिए वो सत्ता के समारोह में शामिल नहीं हुए। और आप फिर जानते हैं, इतिहास आपके सामने है, जिन्ना अलग पाकिस्तान का बन गया, ये बन गया। एक घटना बीच में और हुई थी, वो भी मैं समझा दूं आपको, तो समझ में आएगा नेहरू जी का चरित्र। गांधी जी को एक डॉक्टर मिलने आया एक बार, और ये घटना आजादी मिलने से थोड़े दिन पहले की है। गांधी जी कलकत्ता के पास नोआखाली में थे, एक डॉक्टर आया। वो डॉक्टर ने गांधी जी को परिचय दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं। एक ईरानी व्यक्ति था, तो नाम मैं भूल गया, रिकॉर्ड्स में है। उसने गांधी जी को कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा, क्या बात करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, अकेले में, सबके सामने नहीं। तो गांधी जी उसको कमरे में लेके गए। अंदर जो बातचीत गांधी जी ने की, उन्होंने कहा कि देखो, मेरी एक संकल्प है। गांधी जी ने डॉक्टर को कहा कि मेरी बातचीत में कोई तीसरा जरूर रहता है, जो उसको नोट करता है, लिखता है। मैंने आपको क्या कहा, आपने मुझे क्या कहा। तो उन्होंने कहा, वो कौन व्यक्ति है? उन्होंने कहा, मेरा सेक्रेटरी प्यारेलाल, वो भी यहाँ रहेगा। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, उससे मुझे कोई बांधा नहीं, माने तकलीफ नहीं, आप बुला लो। तो प्यारेलाल जी को बुलाया और गांधी जी ने कहा कि मैं और ये बात करेंगे, एक एक शब्द लिखना। प्यारेलाल जी बहुत फास्ट लिखते थे, शॉर्ट हैंड में लिखते थे, बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन करते। तो डॉक्टर ने जो बताया गांधी जी को, गांधी जी परेशान हो गए वो सुन के। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का मैं डॉक्टर हूं, और ये जिन्ना बहुत जल्दी मरने वाला है। गांधी जी ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, इसको बोन टीबी है, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी गल चुकी है, इसका नर्वस सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। तो गांधी जी ने कहा, कितने दिन जिंदा रहेगा? तो डॉक्टर ने कहा, हो सकता है 2-3 महीने भी जिंदा ना रहे। तो डॉक्टर को पूछा गांधी जी ने, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है कि आप किसी तरह नेहरू को समझा दो, 2-3 महीने ये जिंदा रहेगा, इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा तो नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारी यह बात में अगर सच्चाई है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। फिर उन्होंने नेहरू को बुलाया और कहा, देखो नेहरू, ये मरने वाला है जिन्ना, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसको बोन टीबी हो गई है, इसका डॉक्टर कहता है कि 2-3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तुम क्यों अड़े हुए हो? इसको प्रधानमंत्री बन जाने दो, 2-3 महीने के बाद तुम बन जाना, देश तो एक रहेगा। तब नेहरू ने फिर वही बात कही कि मैं जिन्ना को मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री कैसे बनने दूं? तो नेहरू की जिद और जिन्ना का ब्लैकमेलिंग, ये दोनों मिलकर भारत का बंटवारा कर गए और इसमें भारत टूटा। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं, कोई विचार के आधार पर नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के कारण। और मैं अभी सब लोगों को ये बोलता हूं कि नेहरू जी तो स्वर्गवासी हो गए 1964 में, लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रवेश कर चुकी है जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार। वो तो मर गए 27 मई 1964 को। और आप में से शायद कोई जानता है या नहीं, नेहरू जी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी।
उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, STD, आज का एड्स कह सकते हैं। STD उनको था और उनकी मृत्यु के समय जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो बताता है कि नेहरू जी का शरीर सड़ गया, कीड़े पड़ गए थे। बहुत दुखद मृत्यु। नेहरू जी की मृत्यु के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी उसकी लिखी हुई डायरी में ये है कि नेहरू जी के अंग सड़ गए थे, शरीर के कीड़े पड़ गए थे उसमें, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद से छुट्टी लेकर देहरादून गए थे छुट्टी बिताने के लिए, लेकिन वहां से वापस नहीं आए तो वो तो चले गए, पाकिस्तान बनवा गए इस देश में। जिन्ना का क्या हुआ, भारत पाकिस्तान जैसे ही अलग हुए उसके लगभग 7वें महीने में जिन्ना मर गया। बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 और इसके ठीक 7वें महीने में जिन्ना मर गया। तो उधर पाकिस्तान जिसने बनाया वो पाकिस्तान का मजा नहीं ले पाया कभी, और पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो पाकिस्तान कभी गए नहीं। आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने का जो सबसे बड़ा लॉजिक था वो ये कि भारत में रहने वाले मुसलमान वहां जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा। वो यहां से गए नहीं, वो यहां है, शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो भारत में ही है, वो पाकिस्तान गए नहीं। और जिन्होंने कभी पाकिस्तान मांगा नहीं उनके सिर पर यह पाकिस्तान थोप दिया गया। वो अफगानिस्तान की सीमा पर रहने वाले जो बलूची लोग हैं ना, उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोप दिया। आज पाकिस्तान क्या है आप जानते हैं, सारा का सारा पाकिस्तान ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जो उसके जन्म से शुरू हुई, और जन्म से जो समस्या शुरू हुई जिन्ना के द्वारा, उसी का दुष्परिणाम है कि आज तक उस देश में कभी लोकतंत्र नहीं रह पाया, प्रजातंत्र नहीं रह पाया, हमेशा किसी सैनिक ने उसका शासन किया। और आज भी आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ उन्हीं सैनिकों का रूप है जो जिन्ना के द्वारा पल्लवित और पोषित हुए। लेकिन भारत को एक बड़ा नासूर दे गए, और वो नासूर ये भारत के 3 विलेन, एक जिन्ना, नेहरू और एडविना, ये 3 विलेन को मैं मानता हूं भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। जी जनाब, बहुत 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 ही ज़्यादा झटका लग गया मुझे यार। मैं अक्सर यही सोचती थी, आई थिंक ये वीडियो देखने से पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस में सवाल किया है कि कई सौ साल लोग एक साथ रहने के बाद अचानक कैसे ख्याल आ गया कि जी पाकिस्तान अलग चाहिए हमें, और हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, और मुसलमानों के लिए एक अलग ज़मीन चाहिए। और बेशक उन्होंने सही कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो आज भी इंडिया में हैं। तो मतलब इस तरीके के कोई मसला मसाइल या इस तरीके का कोई भेदभाव या जिसकी वजह से मनमुटाव हो गया था या जिसकी वजह से लड़ाई हो गई थी, इतना फसाद बर्पा हो गया था कि हिंदुओं से हमें अलग होना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था जो हमें हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारे साथ बड़ा मसले हो रहे थे, हमें साथ में रहना मुश्किल हो चुका था, मुमकिन नहीं था, मज़ीद हालतें बहुत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। ये सब तो हमें सुनने को मिलता है बस, लेकिन इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। जबकि रियल रीजंस जो सामने आ रहे, एक बंदी, एक क्लासमेट उनकी। और फिर मैं हैरान वहाँ पे हो गई जब जीना के फिजिशियन उनके पास गए, गांधी के पास, और उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहने वाले हैं, 3 से 4 महीने मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 से 4 महीने के लिए अगर सत्ता दे देते नेहरू, तो कम अज़ कम वो खित्ता तो अलग नहीं होता, पार्टीशन तो नहीं होता, एक साथ तो होते आज। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अंग्रेज़ों का, अच्छा इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई किसी का इरादा नहीं था 2 कंट्रीज़ का। एक तो ये पता चल गया हमें। दूसरी चीज़ ये है, अंग्रेज़ों की भरपूर कोशिश थी कि हिंदुस्तान तोड़ के जाए डिवाइड एंड रूल के तहत। वो जहाँ जाते थे वो ये करते थे। उससे पहले कितनी लंबी प्लानिंग थी, लॉर्ड बैटन को जब यहाँ लाए, उसकी पत्नी बना के, और सारी चीज़ें, ब्लैकमेलिंग, जो पेपर मैरिज हुई ना, ये तो एक तरीके से जो उनके साथ तस्वीरें हैं उस दौर में, तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो थे नहीं, बहुत ही रेयर कैमरे हुआ करते थे किसी के पास। तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने उस तरह की मीटिंगें की, जिन्ना ने, नेहरू ने, उस खातून से, तो बाकायदा पिक्चर्स बनी छुप के, किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग के लिए।
अच्छा, मैं एक चीज़ और मेरी जहन में है कि वाकई आज तक वही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, ब्लैकमेलिंग वाला भी वही सिस्टम है। हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन के पास दूसरे की वॉइस है, दूसरे की तस्वीरें हैं, और इस तरह की मेरे ख्याल में जिस तरह अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, तो वही चीज़ें हमारे पॉलिटिशियन ने सीख ली। आज भी लड़कियों का यूज़ किया जा रहा है कि किसी की भी कमज़ोरियाँ हम पकड़ सकें, किसी से भी कुछ भी करवाना है हम करवा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि सरसरी तौर पर इतना ज़रूर पता था कि मैंने सुना था, और मेरी ये वाली चीज़ मेरी याददाश्त से धुंधली होती जा रही थी, जो आज बहुत ज़्यादा और बल्कि वाज़े हो गई, और इसके कई पहलू और निकल आए कि जिन्ना की और नेहरू की एक गर्लफ्रेंड थी, और एक कॉमन गर्लफ्रेंड थी। ये एक गर्लफ्रेंड थी, और वही उनकी वीकनेस थी। ठीक है, ये जो है ये जो डिटेल वीकनेस और ब्लैक, ये नहीं पता था। इतना ज़रूर मैंने किसी वीडियो में ज़रूर सुना था कि इनके एक गर्लफ्रेंड थी और ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये भी सुना था कि जिन्ना ने कहा कि मुझे जो है मतलब वो बनना है, सदर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है पहले, सबसे पहले, और मुझे अगर एक छोटे से अठन्नी जितना भी पाकिस्तान दे दिया जाए ना तो मुझे कबूल है। यानी कि उसका जो मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर जो हूँ मैं ही हूँ, मुझे वो कबूल है, छोटा सा ही पाकिस्तान क्यों ना हो। उन्हें उनकी भी जिद थी ना। नहीं, जिद थी, मैं चपरासी नहीं रखूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल ख़राब हुआ था जब मुझे पता चला था कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बाकायदा नाराज़गी दिखाई थी वल्लभ भाई पटेल से, जब वो 13 वोट से जीत गए थे और नेहरू के पास 1 या 2 वोट्स आए थे और वो चाहते थे कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। आज उसके पीछे की डिटेल सामने आई है कि वो बाज़िद क्यों थे और वो क्यों मज़ीद वो नहीं चाहते थे कि टुकड़े हों, मज़ीद वो नहीं चाहते थे कि खून बहे, मज़ीद वो नहीं चाहते थे कि फसादात हों। और वल्लभ भाई पटेल वाकई जब उनको ये क्रिटिकल कंडीशन पता चली होगी उस वक्त, वो एक ऐसे इंसान थे जो यूनिटी पे भरोसा जोड़ने के लिए कुछ भी करते, किसी भी हद तक जाते थे। आपको याद होगा कितनी रियासतें टूटने से उन्होंने बचाई, तो शायद वो खुद पीछे हट गए होंगे जब उनको अंदर की कंडीशन पता चली होगी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक अपनी ज़ात, एक अपना मुल्क। अब दोनों में से किसी एक का फैसला करना होता है कि आपको अपना नाम बनाना है और या फिर इस मुल्क को। अच्छा, एक और चीज़ है, मुल्क जो एक चीज़ है, ज़मीन जो एक चीज़ है, वतन जो एक चीज़ है, ये रहनी है। अच्छा, उस एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उस टाइम पे उनके लिए सत्ता सब कुछ थी, लेकिन क्या वो ये नहीं सोच रहे थे कि यार हमने आज नहीं कल इस दुनिया से चले जाना है, कल हमें गालियाँ भी पड़ेंगी, अच्छे काम करेंगे, तारीफ़ें होंगी, जो होना है वो होना है, उससे हमारी कब्र पे, हमारे अमाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये है अगर हम अच्छे तरीके से वो काम करके चले जाएँ तब भी हमने जाना है। अच्छा, एक और चीज़, इस चीज़ को थोड़ा सा हम इस दौर में लाते हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं, हम आज के जो लोग हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए, वो तो चलो एक चीज़ हो गई और उसमें हमें कितना क्या मिल रहा है। ना नेहरू मौजूद है, ना गांधी मौजूद है, ना वल्लभ भाई पटेल मौजूद है, ना जिन्ना मौजूद है, कोई भी मौजूद नहीं। लेकिन उनके काम, अब देखिए वल्लभ भाई पटेल को आप हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद रखें। ये चीज़, अब नेहरू जो है वो गए इलाज के लिए, शॉर्ट लीव लेकर गए थे वडोदरा, शायद कोई वडोदरा बता रहे थे, वापस नहीं लौटे। और जीना, क्या बीमारी हुई, जीना को भी बहुत ख़तरनाक बीमारी हुई और नेहरू को भी बहुत ख़तरनाक बीमारी हुई। दूसरा पहलू जो मैं देख रही हूँ, सत्ता भी मैटर नहीं करती थी। हाँ। शायद वो जो वो एक पिनकते थे ना वो उनको जीना से, और जीना पिनकते थे उनसे, वो चीज़ जो थी ना वो आड़े आ गई, वो ज़्यादा उनको सत्ता वो छोड़ भी देते। अच्छा, अगर जीना की जगह कोई और बंदा सामने खड़ा होता ना और 3-4 महीने के लिए उसको बनाना होता, मुझे लग रहा है वो एग्री हो जाते। सत्ता प्लस ईगो कि यार वो मेरा एक हरीफ है या मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, नापसंदीदा शख्स है। लेकिन नापसंदीदा शख्स अपनी जगह है और मुल्क अपनी जगह। अब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये रीज़न जानकर कि सिर्फ इस रीज़न की वजह से बंटवारा हो गया। अच्छा, उस टाइम पे जो आवाम थी उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा, ना कोई सेटेलाइट था, अखबारों के दौर थे, अखबार में कुछ छप गया तो छप गया, लोगों तक आ जाता था, उसके अलावा तो पता ही नहीं होता था। अच्छा, मैं हैरान हूँ, गांधी बहुत समझदार थे। इसका मतलब तो ये हुआ वो जानते थे कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, बताया भी था। गोरी चमड़ी से समझे काली चमड़ी की तरफ सत्ता जा रही है, इनकी रूह जो है वही अंग्रेज वाली। अगर देखें वो सीरियस होते ना अपनी मुल्क से, वो सीरियस होते अपने कंट्री को लेकर, वो कभी कांग्रेस को तोड़ने का नहीं कहते, वो कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं कहते, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं सारे राज बता दूंगा अंग्रेज़ों को। वो ऐसी बातें कभी नहीं करते ब्लैकमेल करने के लिए, महज ब्लैकमेल करने के लिए। एक ये हकीकत सामने आई
दूसरी चीज़ ये है कि आज के आवाम को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में तो इस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि इस तरह की बातें माइक में, स्पीकर पे जनता के सामने कोई बोल सकता है जिस तरह से ये साहब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये भी मैं कहता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अपने जो पुराने नेता थे, जो पूरे मुल्क की आज़ादी के, जिन्हें किताबों में हम पढ़ाया जाता है आज़ादी के हीरोज़, आज उनके बारे में इस तरह के राज खुल रहे हैं। हमारे लिए, आने वाली नस्ल के लिए, सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हम रहें ना रहें, हमारे कर्म रहते हैं, हमारी अखलाक रहता है, हमारे जो काम होते हैं वो दुनिया उनको याद रखती है। अगर अच्छे होते हैं तो अच्छे अल्फाज से, बुरे होते हैं तो बुरे अल्फाज से। सत्ता किस काम आई, सारी चीज़ें किस काम आई। मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, इंसान उस वक्त तो ये सोचता है कि यार मेरी अना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा एक तकब्बुर, मेरा एक गरूर वो बाकी रहे, बाकी सब जाए भाड़ में। उस वक्त उसको एहसास नहीं होता। लेकिन 7 महीने, बमुश्किल 7 महीने उन्होंने हुकूमत करी जिन्ना ने यहाँ पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान किन के हाथों में, किन लोगों के हाथों में? आप देख लें उन्होंने क्या करा, उन्होंने कितना संभाल लिया, उन्होंने कितना देखा, उन्होंने क्या कर दिया। आज तक वही चीज़ चलती आ रही है। वही चीज़ हम जैसे बहुत बड़ी नसीहत, बदर होकर रह गए, बहुत बड़ी नसीहत। अपनी ईगो के सामने उन्होंने भी नहीं समझा, वो छोड़ देते जिद। और मैं नेहरू के हवाले से भी हैरान परेशान हूँ कि वो इतने एक तरीके से मैच्योर बंदे, इतने सेंसिबल बंदे, अच्छे खासे पार्टी के बड़े रुकन, गांधी जी के छत्र छाया में रहते थे, सीखते थे, बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर होते होंगे आपस में, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाजिद रहे अपनी ईगो को लेकर, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने तकब्बुर को लेकर। हमारे यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो एजिड हो चुके हैं, कम से कम 60 से 70 साल एज होगी, कितना से कितना अरसा और ज़िंदा रहेंगे, कितना अरसा और रहेंगे, लेकिन अब भी उनके अंदर सत्ता की और पैसे की हिरस है। आने वाली नस्ल की इन्होंने जमा करके रख लिया, 7 नस्लें उनकी बैठ के खा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कंट्री का कोई एहसास नहीं। मतलब बड़ी हैरत की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एंड होने का जो, अच्छा एक और बात, थोड़ा सा मैं कभी कभी नहीं, थोड़ा सा एक सोचें कि फ़र्ज़ करते हैं ज़िंदगी एंड नहीं होती तो इंसान क्या होता। मुझे तो ऐसा लगता है इंसान मतलब एक पल के लिए भी किसी का नहीं सोचता, मतलब मार देता, काट देता। नहीं तो ऐसा ही है आज भी, एक पल के लिए भी कोई किसी का नहीं सोचता। जबकि मौत है, जबकि पता है कि आज हम हैं कल नहीं है। अच्छा, और मौत है प्लस हिसाब किताब है। उसके बावजूद आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो हिसाब किताब है, हर अमाल का, हर अमल का, एक आप हाथ भी हिला रहे हो, एक कोई इंटेंशन भी रख रहे हो, किसी के बारे में कुछ सोच भी रहे हो, आपको हर चीज का जवाब बावजूद भी उसके बावजूद इतने बेरहम इतनी नफ्सा नफ्सी है पूरी दुनिया में। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, और ये चीज़ ना होती तो क्या होता, बहुत खौफनाक सूरत हाल होती। लेकिन आज हम हैं कल नहीं है, जो करना है इंसान अच्छा करे, आने वाला वक्त हमें अच्छे अल्फाज से याद रखे। बहुत बड़ी हकीकत, बहुत ही राज की बातें, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा सीखने की चीज़ें इस वीडियो से मिली। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में इस पे बात होती है, खुल के कर सकते हैं। ये मेरे नज़र में बहुत सही पहलुओं पे रोशनी हैरानकुन, मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात। बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए